आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात आतंकी की फुलवारी की। पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी मॉड्यूल की जांच का जो दायरा है अब बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद यह मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना से पूछताछ में यह पता चला कि वो बांग्लादेशी संगठन जेएमबी से जुड़ा हुआ था। देखिए रिपोर्ट। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी से गिरफ्तार मौलाना का कनेक्शन जिस जमात उल मुजाहिदीन के साथ सामने आया उसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में अब तक हुआ क्या है। तो पिछले बुधवार को फुलवारी शरीफ में पुलिस ने रेड की थी, छापेमारी की थी। पटना पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। नाम क्या थे उनके, ये भी जानिए। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में रह चुका है और दोनों पर पीएफआई के इशारे पर काम करने का आरोप है। देश के खिलाफ गतिविधि चलाने का आरोप है और यह छापेमारी हुई थी। पटना पुलिस ने लखनऊ से एक संदिग्ध नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी और यह दरभंगा का रहने वाला नूरुद्दीन जंगी, जिसका नाम बताया जा रहा है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। 22 लोग अभी भी ऐसे हैं जो पकड़ से बाहर हैं। पीएफआई मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, यह भी जानिए। दोहा से फंडिंग की बात सामने आ रही है। लोगों को जोड़ते हुए रेडिकलाइज करने की योजना थी। टैलेंट सर्च के नाम पर ब्रेन वॉश का काम चल रहा था, इसकी योजना चलाई जा रही थी। अब इस मामले में जो खुलासे सामने आए हैं उसमें अब 22 लोगों को गिरफ्तारी भी शामिल है कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है। और अब इसकी एंट्री, इसमें एक नया सुराग भी जन्म ले रहा है, जिसकी पड़ताल में एनआईए जुटी हुई है। तो जिस जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन का नाम सामने आया, उसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए कि वो भारत के लिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा नेटवर्क है और इसका मंसूबा क्या है। बांग्लादेश में जड़ें रखने वाला आतंकी गिरोह है जो भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा है।
बांग्लादेश बेस्ड इस आतंकी संगठन को जेएमबी के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2005 में बांग्लादेश ने जेएमबी को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया। जेएमबी ने अगस्त 2005 में बांग्लादेश में 300 जगहों पर 500 बम प्लांट किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएमबी के पास 10,000 आतंकियों का नेटवर्क है और 2,000 फियादिनों यानी कि आत्मघाती हमलावरों का ब्रिगेड भी है। भारत ने जमात उल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन करार दिया है और भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी इस संगठन को आतंकी सूची में रखा गया है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस की रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ, पहले वो जान लीजिए, फिर समझिए कि ताहिर के तार कहां कहां जुड़े हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित एटीएस के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं, बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। अब ताहिर के बारे में समझिए कि उसके तार कहां तक फैले हैं। 2006 से 2020 तक ताहिर दुबई में काम करता था। 2020 के बाद से फुलवारी शरीफ में वो रहने के लिए आ गया। 2016 से ताहिर कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल से कट्टरपंथियों के संपर्क में ताहिर था और ताहिर के तार कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से था। व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद से ये जुड़ा हुआ था और गजवाए हिंद नाम से बने ग्रुप का ये एडमिन था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग थे और फैजान भी इसी ग्रुप का एडमिन था। फैजान नाम का व्यक्ति पाकिस्तान में है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ग्रुप में यमन के लोगों के नंबर भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की बात, रांची में नूह जैसी घटना की बात करते हैं। रांची में पशु तस्करों को रोकने की कोशिश कर रही महिला दारोगा को बेखौफ पशु तस्करों ने अपनी गाड़ी से कुचल डाला और इस दिल दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। खुदाना में दिल दहलाने वाली वारदात, पिकअप वैन ने महिला एएसआई को रौंदा। पशु तस्करों ने ली महिला दारोगा की जान। झारखंड की राजधानी रांची में शातिर पशु तस्करों ने एक बार फिर तांडव मचाया। जांबाज महिला दारोगा संध्या टोपनो पशु तस्करों के रास्ते में खड़ी हो गईं, तो गौ तस्करों की तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें बेरहमी से कुचल डाला। यही नहीं, बेरहम ड्राइवर कई 100 मीटर दूर तक संध्या को घसीटते ले गए। घटनास्थल तुपुदाना के हुलुहुंदू के चेक पोस्ट के पास करीब आधे किलोमीटर तक खून के निशान फैले हुए हैं। खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि इस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है।
तुपुदाना पुलिस की एसआई संध्या टोपनो को ड्यूटी निभाने की बड़ी सजा मिली। ओडिशा के खूंटी होते हुए पशु तस्करों की गाड़ी जैसे ही हुलहुलू के करीब आई, एएसआई संध्या टोपनो ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर बेरहम पशु तस्करों की गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि महिला एएसआई संध्या टोपनो को रौंदती चली गई। ठीक सामने तस्वीरों में जो गाड़ी है, यही वाहन चेकिंग के दौरान वहां पर महिला दारोगा को रोंदते हुए चला गया और इस गाड़ी में पशु जो था उसकी तस्करी की जा रही थी। बता दें साहिबगंज की ओर से फरार होकर चालक यहां तक पहुंचा था, शहर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। रांची की शहीद महिला एएसआई संध्या टोपनो के पार्थिव शरीर को रांची पुलिस लाइन में कुछ देर तक रखा गया, जहां रांची पुलिस के जवानों के साथ साथ आम लोगों ने भी जांबाज दरोगा बिटिया को अंतिम विदाई दी। शहीद बेटी का शव देखकर परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रांची के एसएसपी ने कहा कि पशु तस्करों की हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए। रांची पुलिस ने महिला एएसआई की जान लेने वाले खतरनाक पशु तस्कर को दबोच लिया है, पर पशु और बालू तस्करी के लिए बदनाम झारखंड के कई इलाकों में अभी भी पशु और बालू की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो मंगलवार को हरियाणा के नूह में ऐसी ही घटना हुई। चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह छापेमारी करने गए थे और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल उसी तरह मंगलवार की रात संध्या टोपनो को सूचना मिली थी कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से गुजरेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग की शुरू कर दी। वे एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, तभी वो उन्हें कुचलते हुए रौंदते हुए तेज रफ्तार से आगे निकल गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या झारखंड पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है? क्या अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मार गिराया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 6 घंटे एनकाउंटर चला और इस दौरान गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहशत से भर गया। बस 2 मिनट में जानिए कि 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान हुआ क्या। फिर तेज हुई है फायरिंग दी, तुसी आवाज सुनते हो? पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 गैंगस्टर्स को मार गिराया। फायरिंग बहुत तेज फायरिंग जड़ी एकदम। इसमें 2 गैंगस्टर्स मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे और ये सभी पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। सिद्धू मूसेवाला जी ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੱਕ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। पंजाब पुलिस को भकना गांव में इन गैंगस्टर्स के एक पुराने मकान में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की और इन गैंगस्टर्स को पकड़ने का अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। अब आइए जानते हैं इनकाउंटर की एक कड़ी को। जिस गांव में इनकाउंटर हुआ वो गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर है। इन गैंगस्टर्स ने पुलिस की घेराबंदी देखकर गोलीबारी शुरू की। गोलाबारी में गांव के 2 स्थानीय और पुलिस के 3 जवान घायल हुए। गैंगस्टर्स के पास AK-47 राइफल समेत कई आधुनिक हथियार थे। पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर के इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने लोगों को अपने घरों से ना निकलने की अपील की। करीब 6 घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस ने 4 गैंगस्टर्स को मार गिराया। इसमें 2 गैंगस्टर्स जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू कुस्सा भी शामिल हैं। ये दोनों गैंगस्टर्स गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। पंजाब पुलिस की टीमां ने इन्होंने वार-वार आख्या कि वो सरेंडर करन, पर साढ़े कहने के बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अल्टीमेटली क्रॉस फायर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर दे विच इन ये दोनों गैंगस्टर जड़े है इन्हों की मौत हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक शार्प शूटर मन्नू कुस्सा लॉरेंस और उसके कनाडा में बैठे साथी गोल्डी बराट के करीबी हैं और 29 मई को मूसेवाला की हत्या के बाद वो जगरूप रूपा के साथ पंजाब में ही घूम रहा था। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 6 शार्प शूटर
और उनके 18 मददगारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये आवाज सुनते हो? फायरिंग, बहुत तेज फायरिंग जड़ी एकदम। फिर बिहार में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में खेतों को जिस ट्यूबवेल का सहारा था, उन ट्यूबवेल में तकरीबन 70% के हालात खराब हैं, या यूं कह लीजिए कि कोई कारगर नहीं है। और ऐसे में किसानों के सामने अपने खेतों को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। जुलाई के महीने में इंद्रदेव नाराज है और धरती प्यासी। ऐसे आलम में किसान खेतों में पटवन कर सके, इसके लिए कई सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये कितने कारगर है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। ट्यूबवेल की हकीकत जानने के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम फुलवारी शरीफ के जानीपुर पहुंची, तो पता चला कि जानीपुर में ज्यादातर ट्यूबवेल या तो जीर्ण शीर्ण हालत में है या फिर चलते भी है तो हाँफते हुए। बिहार में पटवन के लिए सरकार की तरफ से ट्यूबवेल बनाया गया था और हर जगह कई इलाकों में, जब ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो इस तरीके के ट्यूबवेल आपको दिखेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर ट्यूबवेल जर्जर है, उसका देखभाल नहीं किया जाता है और ना ही कोई टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद होता है ताकि किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। ज़्यादातर ट्यूबवेल खराब है और हम पटना के सटे जानीपुर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यह नगमा गांव है। यहाँ हम इन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितनी समस्या होती है? ट्यूबवेल तो आपके गांव में है, क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलता है? फायदा हम लोग को क्या मिलता है? जिसके अंडर में है वो पटाता है, बाकी पानी नहीं, खराबे रहता है तो पानी कहाँ से मिलता है? पानी नहीं मिलता है तो पानी पटवन कहाँ से होगा? अभी कैसे आप लोग पटवन कर रहे हैं? प्राइवेट बोरिंग से करते हैं। किसानों को धान की फसल के लिए पानी की जरूरत है और सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है वो नाकाफी है। सरकारी ट्यूबवेल होने के बावजूद निजी पंप से किसान खेतों का पटवन कर रहे हैं और किसी तरह खेत को बंजर होने से बचा रहे हैं। पानी के बड़ी समस्या है कि पानी लामदी लोग किसान लोग ताक रहलथिन है कि अब वर्षा हो भाई, अब वर्षा हो भाई। रोहनिया ने मोरी दे देथिन तब बुढ़ाई थे मोरी। अब किसान लोग कहते कि अब नहीं रोपम, अब का अब बोरिंग से कितना पटाम, अब नहीं रोपम। किसानों को पटवन के लिए पानी की जरूरत है और जो सरकारी व्यवस्था है वो नाकाफी है। बावजूद इसके सरकार का दावा है कि लगभग 10,000 ट्यूबवेल में से करीब 4,000 ट्यूबवेल चालू है और उनकी निगरानी लगातार की जा रही है। रहा सवाल खराब ट्यूबवेल का, तो उसे भी अगले 2 से 3 महीनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से सुखाड़ की बात है, नलकूप का एक बहुत बड़ा योगदान है पटवन में। हमारे विभाग की पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग जल्दी से चालू करा करके आने वाला समय आप देखेंगे कि 70% नलकूप ये 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा। बिहार में खेती बारिश पर निर्भर है। अच्छी बारिश नहीं होने से सुखाड़ की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में खराब ट्यूबवेल किसानों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बोरिंग है, सरकारी बोरिंग है, ठीक उसके बगल में खेत है और यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे में सरकार के दावों पर कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिर किसानों की समस्या को लेकर के जो सरकार ने जो बातें कही और जो प्रयास किया, वो प्रयास क्या नाकाफी है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।